बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया, और पाकिस्तान ने उन तमाम दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मुकीम है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ये था कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने दी जाए तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान और उनकी हुकूमत के साथ अपना ताउन जारी रखेगा। लेकिन बार बार कहने के बावजूद, बार बार होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती रही। वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ़ किस्म के बम धमाके करते रहे, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने इस बात का फ़ैसला किया कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। बहुत से करदम तहरीक तालिबान के ग्रुप इस वक्त जो मुकीम हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। फिर इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि कितने बड़े गिरोह वहाँ पे इस पूरे रीजन के लिए ख़तरा बन चुके हैं। दहशतगर्दों की वहाँ महफूज पनाहगाहें हैं और अफ़गान तालिबान रजीम उनको मुकम्मल सपोर्ट भी करती है और उनके उन ठिकानों को ख़त्म करने के लिए भी तैयार नहीं है जिसका बारहा पाकिस्तान से वादा किया गया है। पाकिस्तान के जवाबी हमलों का इस वक्त इतना खौफ है कि बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान हेलीकॉप्टरों के ज़रिए काबुल से फ़रार हो रहे हैं। बामियान में कुछ लोग पनाह ले रहे हैं और सरहदी इलाकों से उनकी लीडरशिप वहाँ से निकल चुकी है। पाकिस्तान ने यह भी फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की बजाय उन जगहों को, उन तनसीबात को, उन जो है अड्डों को निशाना बनाया जाएगा जहाँ पर दहशतगर्दों की तरबियत की जाती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या अफ़गानिस्तान इस सूरत हाल से सबक सीखेगा, और पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों से अटैक करने के बाद पाकिस्तान मज़ीद अगर कार्रवाइयाँ करता है तो अफ़गानिस्तान को क्या इस बात का सबक सिखा दिया जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। ये भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। दूसरा जायज़ा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल का। वहाँ लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल एक बड़ा अब भी चैलेंज है। इस वक्त PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात ना होने पा रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की उसने भी कोशिशें की और साथ ही ये मुतालबे किए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए और उनका इलाज भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक डॉक्टर से होना चाहिए। ये वो इख्तिलाफ़ात हैं जो हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन अब भी मौजूद हैं। इससे आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा। फिर जायज़ा लेंगे अमेरिका ईरान जंग का, जहाँ इस वक्त भी जो है ईरान की जानब से भी हमले किए जा रहे हैं मशक़ वस्ता के ममालिक में, उन अमरीकी जो है बेस कैंप्स के ऊपर और साथ ही इसराइल के ऊपर। और दूसरी तरफ अमेरिका में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अमेरिका को अब इस जंग से निकल जाना चाहिए, और ये बात कह कर कि उसने अपने मतलूबा हदायफ जो है अहदाफ वो पूरे कर लिए हैं, इसलिए जंग का ख़ात्मा हो जाना चाहिए। क्या आने वाले दिनों में जंग का खात्मा हो पाएगा या दुनिया मैशत के लिए एक बड़े दबाव का शिकार रहेगी? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब। हुमायूं मेहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। हुज़ैफ़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं मेहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं एक क्रिटिकल किस्म की सूरत हाल है जिसका सामना है हमें इस वक्त है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए। अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ ड्रोन भेजना, पाकिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि उन दहशतगर्द ग्रुपों की वो सरपरस्ती करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारा मुतालबा तो शुरू से एक ही रहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दी जाए। बारहा वादे किए गए, बारहा इस पर मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, कतर से लेके इस्तंबुल और मास्को तक ये बातें तय तो कर ली जाती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आखिर अफ़गान तालिबान रजीम चाहती क्या है? क्यों उन्हें इस बात का प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए इन दहशत गर्दों को वहाँ अपने मुल्क से निकाल दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे असल में वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 2-3 दिन पहले ही उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन जो भी ऑफिस के डोमेन में जो भी आ जाता है रिलेशंस, उसके बारे में कोई डिस्कशन कर। उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी नहीं आता और इसके ऊपर आप गरेज करें
तो पहले आप ये देख लें हुकूमत चाहती क्या है, क्योंकि ये हुकूमत कोई सवाल उठाना, उनके ऊपर सवाल उठाना या उनको मशवरा देना बुरा समझती है तो उस लिहाज से करें। अगर ये चीज क्लियर हो कि इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है, तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये क्लैरिटी नहीं है, मेरे ख्याल में हुमायूं मेमन साहब, हुकूमत जो है, आपको पता है हुकूमत हर चाहती है कि तनकीद भी ना हो, लेकिन शायद उन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो सोशल मीडिया पे मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर खामखा की तनकीद की जाती है या दीगर ममालिक जहाँ हमारे बिरादराना तल्लुकात हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे अवॉइड किया जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह है कि मैं जब राय दूंगा तो हो सकता है मेरी राय को भी प्रोपेगेंडा समझ लें, हो सकता है आपकी राय को भी कर ले। सोशल मीडिया में कौन है? आप और मैं और हम लोग ही है ना, यही है सोशल मीडिया। क्या है? मेरा अपना एक अकाउंट है, आपका अपना अकाउंट है, हुज़ैफा साहब का अपना अकाउंट है। जब हम उस अकाउंट से कोई बात करते हैं वो सोशल मीडिया आ जाती है। सोशल मीडिया बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग एक स्पेस के अंदर वो बात जो मैं यहाँ इस कमरे में कहता हूँ वही बात उस स्पेस की वजह से हर एक को पता चल जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपने दुनिया में आगे निकलना है ना तो आपने तनकीद को बर्दाश्त करना है, आपने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना है और उसके साथ साथ अपने ऊपर क्रिटिक भी करना है कि ये चीज अगर ठीक तो इससे बेहतर क्या चीजें हैं। अब मैं आ जाता हूँ, मुझे मेरे ख्याल में 2018 में हिलरी क्लिंटन, ये ट्रंप और इनके दरमियान में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के बारे में बातें करते हुए कहा था कि ट्रंप, एक वक्त आएगा कि ट्रंप जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों के साथ लड़ाई करने पे तुल जाएगा। क्यों? उन्होंने कहा था कि इसको ये नहीं पता कि जो बड़े से बड़ा मसला था, और उस जमाने में ईरान के साथ फड्डा आ रहा था, जिस जमाने में मेरे ख्याल में ये ओबामा था, तो उन्होंने कहा था कि ओबामा भी लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई करने की बजाय उन्होंने नेगोशिएशंस की और उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे ये जो ईरान के साथ एक डील कर ली और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वो बहरान जो था ना उसको रोक दिया गया। माय पॉइंट इज कि आपके पास दो तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक है बजोरे बाजू और एक है बजोरे बातचीत। बजोरे बाजू आज तक दुनिया में किसी भी जगह पे कुछ चीज कामयाब नहीं हुई। बजोरे डिस्कशन आपने बड़ी चीजें आपने टेबल पे आके डिस्कस की और हर चीजें उसका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जनरल मौकफ है और इमरान खान हमेशा से इसके बाद वो कहते हैं कि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। अगर आपने कुछ चीज करना है तो आपने डिस्कशंस करनी है। डिस्कशन सख्त हो सकती हैं, डिस्कशंस डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन हल डिस्कशन में। अब टेररिज्म जो है बजाते खुद एक बड़ा मल्टी फैसेट प्रॉब्लम है और टेररिज्म की अपनी वजूहात के अलावा इसके लिए बाज आप ये कह हमवार ग्राउंड होते हैं जो टेररिज्म को फरोग देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं आग लगी और उसके ऊपर आप तेल फेंक दे तो वो आग भड़क उठेगी, आग बंद नहीं होगी। इसी तरीके से टेररिज्म अगर किसी जगह पे है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉजेज होंगी और वो मेनली 2 या 3 कॉजेज होती हैं। एक उसके ये हो जाते हैं, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है, बिल्कुल ठीक, किसी जगह पे आपके साथ ज्यादती हो रही होती है, और या फिर कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स आ जाती है। ये 3 बेसिक वजूहात हैं जो कि टेररिज्म को करती है और उसके बाद उसको फरोग देने में या उसको एक्सप्लॉइट करने में एक नैरेटिव काम आता है और एक अगर उस जगह पे परसिक्यूशन हो रही हो, उस जगह पे इनजस्टिस हो रहा हो, उस जगह पे पावर्टी हो, ये वो चीजें हैं जो, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ये वो चीजें हैं जो इसको एक किस्म का वो तेल का काम दे रही होती हैं। तो अगर आपने टेररिज्म को एड्रेस करना है तो सबसे पहले आप उसके रूट कॉज पे जाएं और बाज दफा अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें तो आपको कुछ चीज ऐसी नजर आएंगी कि जिसमें चाहे आप इस वक्त निशाना है लेकिन किसी वक्त में आपने निशाना लगाया था और इसी तरीके से दूसरी पार्टी ने भी कुछ गलत काम किया होगा, तो वो दोनों अपने अपने चीजों को लेकर बैठे और उसको रिजॉल्व करें और उसके साथ बाकी चीजें करें। तो ये बेहतर तरीका है। देखिए हदफ दोनों का एक ही है, वो ये है कि पीस आ जाए।
टेररिज्म खत्म हो जाए। और ये आज से नहीं है, ये पिछले, आप ये समझे कि पिछले ऑलमोस्ट 2004-5 से अफगानिस्तान में ये सारे लोग आके जमा हो गए थे, चाहे उसमें आईसिस वाले हैं, चाहे उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, चाहे उसमें दाइश वाले, चाहे उसमें तालिबान बजाते खुद हैं। और तालिबान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो तालिबान जी, लेकिन मेमन साहब, जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो तो शुरू रोज से ही पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं वो तो। देखिए, इस तरह होता है कि बहुत दफा ऐसे होता है कि दो भाइयों के दरमियान में किसी एक चीज के ऊपर, तनाजे के ऊपर बात निकल आती है और वो एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के खानदानों को तबाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन और बाद में ऐसे भी होता है कि 5-10 साल बहुत खूनरेजी भी होती है, लेकिन एंड में वो एक जिरगे की सूरत में वो चीज सेटल होती है, अगर सेटल होती है, वरना ये पुश्तों दर पुश्तों चलती रहती है। अब ये सारी चीजें कर लें, मेरे लिहाज से अगर आप इसको एड्रेस करें, अगर मैं ये समझता हूं, मेरा ये दिमाग ये समझता है कि ये है मुश्किल बात, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये जो यहाँ पे सारी चीजें, ये है मुश्किल काम। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आप उसको कुरेदना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी तरफ से भी हैं। मतलब आपको पता है कि क्या है, आपको पता है कि मुख्तलिफ हमारे जो एक्स आर्मी चीफ और वो थे, उन लोगों ने क्या क्या बयानात नहीं दिए हुए हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। जब आप इन सारी चीजों को रियलिटी में देखें ना, तो उसमें कुछ कॉजेज में हम लोग भी आते हैं और कुछ गलतियों में भी हमारी तरफ पॉइंट आउट होती है। हमें इन सब चीजों को एड्रेस कर ले, ईमानदारी से कर ले, सच के साथ कर ले, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम का हल निकल सकता है अगर हम उसको करना चाहें। ठीक हो गया। उज़ैफर रहमान साहब, जो हुमायूं मेमन साहब बात कर रहे हैं कि हमें हल निकालने के लिए कुछ जायज़ा लेना होगा, कुछ गलतियां हमारी हैं, अगर कोई हमारे खिलाफ आज बरसर बेकार है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी बताइएगा, जो मेमन साहब ने कहा जी कि वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फॉरेन इशूज़ के ऊपर बात नहीं की जा सकती, खारजा पॉलिसी पे मीडिया में जो है डिस्कशन नहीं हो सकती, फिर तो मीडिया पे बातचीत जो है पाक अफगानिस्तान जो जंग है इसमें भी बात नहीं हो सकती, फिर अमेरिका ईरान जंग पे भी बात नहीं हो सकती। ये लाइन ड्रा नहीं करनी चाहिए थी वज़रा को कि जनाब बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं चंद मिनट लेट हुआ। जी। गुजारिश ये है कि मैं आपके दोनों सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मलिक साहब, चूंकि मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आपने वॉर रिपोर्टिंग भी की, जब से खिलाफत मिल्लत इस्लामी अफगानिस्तान ये मार्ज़ वजूद में आई, आपने कई इंटरव्यूज भी किए, मुल्ला उमर के दौर से आप इस चीज़ को बड़ी माइन्यूटली देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा हमेशा से, अगर आप देखें तारीख को उठाएं, तो अफगान तालिबान के साथ हमारा हाथ हमेशा से यूं रहा है, कभी यूं नहीं हुआ। बात यह कि चाहे वो सोवियत यूनियन की वॉर थी, हमने उनकी फैमिलीज की यहाँ मेहमान नवाजी की, उनके वो बच्चे जो सोवियत यूनियन वॉर के दौरान पैदा हुए, वही बड़े होकर जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी बने, वही उनमें से कोई जो है मुल्ला हैबतुल्लाह बना और बाकी जो है, और उन्होंने फिर उसके बाद आपको याद होगा 9/11 हुआ, अमेरिका का हम पर बड़ा प्रेशर था, और ज़ाहिर कड़े प्रेशर के अंदर बसा औकात ज़ाहिर पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पूरी दुनिया से लड़ाई मोल नहीं ले सकता, लेकिन बेशतर मौकों के ऊपर यहाँ पर जितने भी अफगानिस्तान के जो बाद में फिर हम उन्हें रिफ्यूजीज कहते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर रहती रही और पाकिस्तान ने पूरे ही दिल खोल कर उनकी मेहमान नवाजी की, उनका स्वागत किया। उसके बाद आपको याद होगा कि 2021 में उस वक्त के DGISI की जब एक तस्वीर आई, वो वायरल हुई, कंट्रोवर्शियल पिक्चर थी, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर एक जो है बहुत बड़ा तबका था, इवन के ख्वाजा आसिफ साहब तक ने जो है अफगान तालिबान की जो जीत है उसको सेलिब्रेट किया, और हमने कहा कि चलें अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, एक इस्लामिक हुकूमत आएगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इस सब चीजों के जवाब में हमने आज तक अफगान तालिबान से, ये मैं मुल्ला उमर साहब की जो जमात है मिल्लत इस्लामी अफगानिस्तान, या इवन के बाकी लोगों से हमने लिया क्या है? उसके जवाब में आपने, यानी अगर हमने 40 साल तक आपने एक लड़ाई लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ, देन अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद हमने आपकी हुकूमत को वेलकम कहा, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, आपने क्या किया कि एक वो तंजीम
जो कि पाकिस्तान में बाकायदा मानती है कि हम ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं मलिक साहब पे इल्जाम लगा रहा हूँ और मलिक साहब कह रहे हैं नहीं आप मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, यानी मलिक साहब कह रहे हैं हाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, या आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में सीसीडी ने कार्रवाई की, सीटीडी ने की, केपीके में की, सीटीडी ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयां, जितने भी बाकी जो क्रिमिनल एलिमेंट बचे इन सूबों के अब वो टीटीपी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी जो डकैती किया करते थे, जो राजनी किया करते थे, यानी मुंह पर उन्होंने दाढ़ियां रख ली हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इवन के सीटीडी केपीके ने बहुत सारे जो है दहशतगर्दों को जब जहन्नुम हासिल किया तो पता चला ये तो फलां सूबे के अंदर जो है उसका डकैत हुआ करता था। उन्होंने कहा नहीं वो अपना पुलिस जो है से रूपोश होने की खातिर जाकर अफगानिस्तान में आबाद हो गया और फिर टीटीपी के साथ मिल मिलाकर फिर ये कार्रवाई करना शुरू हो गया। तो बात यह है कि अफगान तालिबान से तो हमने बातचीत करना शुरू की थी, तहरीक इंसाफ बार बार हमें कह रही थी, दुनिया भी कह रही थी, कतर और उसमें जो है बाकायदा रोल पैदा किया तुर्की ने। और उसके बाद क्या किया, बाकायदा कतर और तुर्की भी इस बात पर एग्री हुए कि आपके तीनों मुतालबात जायज हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि या तो अफगान तालिबान की सरपरस्ती बंद कर दें, कोई एतराज नहीं, या ये कम से कम हमारे बॉर्डर पर जो ड्यूरेंट लाइन पे आबाद है इन्हें कहीं दूर जाके आबाद कर दें। उन्होंने कहा जी 10 अरब चाहिए इसके लिए, हमने कहा हम वो देने को तैयार है। तीसरा हमने कहा कि अगर दोनों बातें वो आपकी नहीं मानते तो फिर हमें उनके खिलाफ कार्रवाइयों की आप इजाजत दे दें। तीनों बातों से वो मुनकिर हो गए। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बातचीत करना शुरू कर दें कि नहीं जी अफगान तालिबान तो इस्लाम का नाम उठा रहे हैं, हमारे भाई हैं, बेशक वो दहशतगर्दों को जो है पनाह दिए बैठे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो मुझे आप खुद ये बताएं कि हमने तो अफगान तालिबान के मुतालिक जो ये इस वक्त रिजीम अफगानिस्तान में मौजूद है इनके बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं की। उल्टा इन पे हमारे एहसानात हैं, उन एहसानात का जवाब आप ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और उसके सहूलतकारों को सपोर्ट दे रहे हैं। ये तक खबर छपी, मुझे ज़रा आई डोंट नो कि उसकी सोर्सेज क्रेडिबल है या नहीं, लेकिन एक मोतबर इदारे में छपी, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी कि जो इस वक्त टीटीपी का सरबराह है पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो इवन के जो अफगानिस्तान का रेड जोन है, यानी ग्रीन जोन वहां कहा जाता है, हमारा तो रेड जोन है, यानी जहां पर डिप्लोमेट्स रहते हैं, एम्बेसीज हैं, जहां पर प्रेसिडेंट का घर है, उस एरिया में उसको पनाह दी हुई है ताकि यानी पाकिस्तान जो टारगेटेड कार्रवाई भी ना कर सके, अगर करे तो कोई सवारतखाना उसकी जद में आ जाए, कोई चीज हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद साहब या बाकी दोस्त इवन के आप भी हमें एजुकेट करें कि हमने क्या करना है, जैसे आप लोग कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। दूसरा आपने बात बड़ी अहम की कि वफाकी वज़रा ने जो बात की, एक तो बात यह कि मलिक साहब आप जैसे बाकी भी जरा आप खुद भी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आपके इदारे की भी एक मजबूत एडिटोरियल पॉलिसी है, बाकी चैनल्स की भी, मैं किसी पे एक चैनल पे तनकीद नहीं कर रही, जो हमारे टॉप के पाकिस्तान के 15, 18, 20 चैनल्स हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्त ये यूट्यूब और वीलॉग के नाम पर पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ऐसी बातें कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वफाकी वज़रा को भी इसकी वजाहत कर देनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बात ना कर सकें। जरा अगर आप एक जिम्मेदार सहाफी हैं और आपको सहाफत करते हुए 40-50 साल हो चुके हैं, आप हुकूमत का वर्शन लेते हैं और आपको इस बात का बखूबी पता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी किस बात से डैमेज हो सकती है, उसको अगर आप मलूज़ खातिर रखते हैं तो बिल्कुल आप रिपोर्टिंग करें, उसमें कोई कसर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंप्रेशन ही गया कि शायद कंप्लीटली बैन कर दिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे मोहम्मद साहब, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आज भी लकी मरवत में पुलिस पर हमला हुआ, SHO समेत 7 एहलकार शहीद हुए। एक बड़ा चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, दहशतगर्द वहाँ भी दंदनाते फिरते हैं। कुछ रोज़ पहले एक वीडियो आई कि लोग जो हैं वो तालिबान सड़कों के ऊपर आ गए और गाड़ियाँ रोक कर चेकिंग कर रहे हैं। इन हालात में क्या होना क्या चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में? क्या फिर भी वफाक और सूबाई हुकूमत के माबैन इख्तलाफात होने चाहिए टेररिज्म के हवाले से? देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा कमेंट करूंगा। ये जो वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप वो एक दफा दोबारा सुन ले। उसमें कोई ये नहीं कहा गया कि आप लोग जो है ना बहुत पढ़े लिखे फलान ये है सहाफ़ी हैं या आपके 40 साल हुए हैं या आपने इतने इंटरव्यूज किए हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इन सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो आइन है वो आपको पाबंद करता है कि आपने कुछ नहीं कहना। जी जी, रेफरेंस आइन का है। अब आइन उसमें या तो ये है कि हम हर कुछ कहने से पहले जाएं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं और वहां से पूछे कि जी इंटरप्रिटेशन क्या है, और फिर जो इंटरप्रिटेशन समझ आती है उनको वो इंटरप्रिटेशन कर दे, तो फिर हम उस लिहाज से कर ले।
तो मैं बड़े खुल के इस पे बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जी जी कि जब आप अपने घर में किसी को अपने घर में पनाह दें और उसका ख्याल रखें, और 20-22 साल बाद फिर अपने 10 मोहल्ले छोड़कर एक बदमाश आए, तो आप उसके साथ मिलके उनको मारना शुरू कर दें, या उस बदमाश को अपने घर में एक जगह दे दें और वो उस जगह से उन लोगों को मारना शुरू कर दे, तो वो सारा कुछ जो आपने किया होता है 20-25-30 साल में, उसका सत्यानाश हो जाता है। जब आप अपने घर में जिन लोगों को आपने बड़े प्यार से रखा है और उनकी पुश्तें वहां पे हो गई हैं, जब उनमें से कुछ लोग गलत तरीके से जो भी है आए थे, फलाने थे, और आप उनको बेइज्जत करके निकाल लें, तो फिर मजरू होता है लोगों का। हालांकि वो गलत थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सही थे, वो गलत थे, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आता है। नंबर 3, देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा ग्रोह है जो कि अनफॉर्चुनेटली एक गलत काम कर रहा है, उसको एक अच्छा नाम देकर उसकी बेसिस पे गलत कर रहा है। और ये बहुत सही इन्होंने कहा है कि उसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स है, और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है ना, उनका चूंकि कोई मजहब नहीं होता, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, तो वो सिर्फ जाते हैं जहां पे पैसा होता है। और पैसा इसलिए होता है कि इसके अंदर जहां पे क्या कह सकते हैं, जिन ममालिक में पॉवर्टी ज्यादा होती है, वहां पे ये चीज ज्यादा फ्लरिश करती है। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप देख लें 2021-22 तक बहुत कम टेररिज्म हो रहा था, उसके बाद ज्यादा हुआ है। और आप देख लें इसको, अगर आप कोरिलेट करें, तो इस वक्त पॉवर्टी वगैरह बहुत बढ़ गई है, जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है, सारी चीजें वो है। अब आपने जो बात की, एक और बात की, आपने कहा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है और टेररिज्म है, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू डिफाइन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड हाउ यू डिफाइन टेररिज्म, बिकॉज ये दोनों मुख्तलिफ चीजें और इनको एड्रेस करने वाले दो मुख्तलिफ इदारे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपकी लोकल पुलिस इसको एड्रेस करती है, और इसमें चोरी, डकैती, इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है। जो टेररिज्म है, ये बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट है, और प्रोविंशियल जो है ना, उसमें काउंटर टेररिज्म वाले जो होते हैं, वो एक छोटा सा इदारा होता है जो उसको लोकली सपोर्ट करता है। लेकिन टेररिज्म इज मेनली एड्रेस थ्रू द इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, उस लिहाज से होता है। अगर कोई बॉर्डर पार करने लगा है, तो आपके लोग उनके ग्रोह के अंदर होते हैं, मुखबर होते हैं, और इसी तरीके से आई एम श्योर उन लोगों ने भी बाज मुखबर डाले होते हैं। तो ये एक मुखबरी की गेम होती है, टाइमली होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि अचानक सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, वो ये हो जाता है कि वहां से उनको पता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं 3 बंदे 4 बंदे निकल रहे हैं इस किस्म की गाड़ी में, तो वो बाज स्पेसिफिक गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या बाज स्पेसिफिक उस लिहाज से होते हैं। तो ये वो है, और वो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब क्या पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए मैं अकेन बता रहा हूं, उसके लिए आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो आपकी फेडरल गवर्नमेंट और आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में, अगर एक पेज पे ना, मतलब एक किस्म का एक दूसरे के ऑपोजिशन वाले हो, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वो यहां पे आके एक जैसे हो जाएंगे। जैसे हालांकि 2014 में जब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये धरना दे रहे थे, इन्हीं के खिलाफ थे, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वहां पे धरने को बर्दाश्त किया जा रहा था, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, एक पॉलिटिकल चीजें चल रही थी, ये धरना भी एक पॉलिटिकल हुआ है। तो उसके बेसिस पे जब एक ऐसा वाकया हुआ है, तो सारे इकट्ठे हो गए, और उसके बाद उसको किसी हद तक अच्छा कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है हुज़ैफा रहमान साहब, पॉलिटिकल अगर अदम इस्तेकाम है, उसी के नतीजे में अगर टेररिज्म है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है इस इस्तेकाम की तरफ आगे बढ़ना। अगर अदम इस्तेकाम जो है उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत कोशिशें करे, तो क्या हो नहीं सकता? देखिए, पहली बात तो मलिक साहब, बिल्कुल एक जो है, जो मेहमद साहब ने बात की या करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि कोई, यानी मेरा नुक्ता नजर है, उनकी अपनी राय है, कोई लॉजिकल नैरेटिव नहीं बना सके वो।
यानी इस बातों को ताल्लुक ही नहीं है, आप टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं या टेररिज्म को लिंक कर रहे हैं कि टेररिज्म इसलिए परवान चढ़ रहा है या ठीक नहीं हो रहा क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। 2014 के धरने की बात की, 2014 के धरने की कॉस्ट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप बात करें, बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने क्रिएट की। और बाकायदा चीन के सदर का वो दौरा 8 महीने मौखर हुआ, जब वो दौरा हो गया उसके बाद आपको $45 बिलियन की सीपैक की सूरत में इन्वेस्टमेंट आई, जिसमें कई बिजली घर बने, जिसमें बाकायदा तौर पर सक्खर तक मोटरवे बनी और बेशुमार चीजें। तो बात यह कि आपको अंदाजा नहीं, चूंकि जाहिर है हुकूमत को चलाना और हुकूमत मामलात को समझना एक डिफरेंट चीज है, जिससे तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त बिल्कुल नाशना है। उनकी टोटल सियासत और गवर्नेंस सिर्फ नैरेटिव की हद तक है कि हमारा नैरेटिव किस तरफ जा रहा है। और वो कहते हैं जेनजी ने को अगर हमने जो है कोई एजुकेट कर दिया या जेनजी को अवेयर कर दिया है, चाहे वो अवेयरनेस किसी भी शक्ल में है, तो वो फिर उसके मुताबिक जो है वो समझते हैं कि यही हमारी सियासत है। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले भी 2014 में उसका बड़ा नुकसान हुआ और आज भी जो बात इन्होंने की है कि टेररिज्म जो है फेडरल सब्जेक्ट है, शुक्र है इन्होंने इस बात को मान लिया। मेरे साथ मेरे भाई मेमन साहब है, कम से कम कोई 30 से 35 शोज होंगे जिसमें इन्होंने बार बार कहा कि केपीके में ऑपरेशन नहीं हो सकता और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ना करें। तो मुझे बताएं कि जब सब्जेक्टिव टेररिज्म का फेडरल के पास है और इंटेलिजेंस के इदारे भी फेडरल के पास है और फेडरल गवर्नमेंट ने तय किया कि ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसके बाद आप कैसे जो है आज आप मान रहे हैं इस बात को? इस पर सिर्फ आप पॉलिटिकल नैरेटिव को चमकाने के लिए और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए ये बातें करते रहे, जिनका जो है हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जाहिर है अगर ये फेडरल सब्जेक्ट है टेररिज्म से निपटना, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रुकावटें कौन सी डाली जिसकी वजह से आपने ताखीर की? नहीं, रुकावटें देखें, यही जो इन्होंने बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बना दिया है फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जिस हद तक तनकीद की गई। आपको याद है डीजी ISPR के विजिट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। उसके अलावा जो है बाकायदा तौर पर कोर कमांडर साहब खुद तशरीफ लेकर गए मुबारकबाद देने के लिए, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया और मीडिया के ऊपर पूरी कंपेन बाकायदा चलाई गई। तो जाहिर है फैसलों में फिर बरकत नहीं रहती। अगर आप जरा दो भाई हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट और जो केपी के सूबा है, अगर दो भाई आपस में तफरीक का मुजाहरा कर रहे हो, इत्तफाक नहीं रहता। जरा केपी की सूबाई हुकूमत को वजीर आला हाउस कुछ कह रहा होता है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां बेबरकती होती है वहां जरा फिर आपको जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शुक्र है आज समझ आ गया कि टेररिज्म फेडरल सब्जेक्ट है और फेडरल गवर्नमेंट के पास ही वसाइल हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो जो इन्हें हिम्मत करें, हमारे साथ हों और इनकी जो है मुकम्मल सरकोबी के लिए हमारे साथ जो है वो खड़े हों। ठीक है, एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। कि हमारा और आपका मौकफ मुशर्रफ के खिलाफ एक ही है। ठीक हो गया। ये रिमेंबर ये मैं फाइनल जी मैं सब जो कुरान का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, ये डॉन में जी मैं समझ गया। हुज़ैफा साहब आप शॉर्ट कमेंट कर दे इस पे, कुरान बिल्कुल बाइंड अप करना मैंने। मैं 30 सेकंड में ये कमेंट जरूर करूंगा कि बड़ी तकलीफ और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं उन सियासतदानों में हूं जो अपनी पार्टी के अंदर बैठकर भी बात करता हूं कि सियासी जमातें चलनी चाहिए और सियासतदान जो है वो डाइव करता है, बॉटम को टच करता है, फिर ऊपर आ जाता है। सियासतदान को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद हमारी सोच और फिक्र को मोहम्मद साहब जैसे लोगों ने हमेशा जो है वो उसको झुटलाना है, क्योंकि जो बात बानी तहरीक इंसाफ की 2018 में पहली तकरीर थी पार्लियामेंट में, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान ने पे की थी, टर्की और चाइना के बारे में जो जबान इस्तेमाल की गई, आज भी मोहम्मद साहब वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मुल्क ने आप पर एहसान किया, आपको सीपैक दिया, जब आपके मुल्क में लोड शेडिंग परूज पर थी तब आप कहते थे कि हमें 100 रुपए यूनिट भी बेचने ले ले। फौरी तौर पर आपके मुल्क में बिजली घर लगाए गए, आपको मोटरवेज दी गई। आज आप कहते हैं सीपैक का क्या फायदा हो? इसी तरह तभी आपके बिरादर मुल्क आपसे दूर होते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़फ़र रहमान साहब, सेंटर हमायूं मेमन साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।